नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो 18 अगस्त से लेकर 25 अगस्त की वीकली करंट अफेयर्स है। ध्यान रखिए, क्या है? साप्ताहिक करंट अफेयर, ठीक है, पूरे हफ्ते का। तो यहाँ क्या है, सारे स्रोतों के कौन कौन से स्रोत हैं? आपका द हिंदू है, पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ मैगजीन है, आपका भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय हैं। इन सभी को हमने यहाँ पे सभी एकत्र कर दिए हैं एमके एमसीक्यू। टोटल जितने कहते हैं ना, पूरे हफ्ते का एक ही जगह पर आपको एकत्र करके ये करंट अफेयर्स की एक ही क्लास में कवर कर दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या यूपी पीसीएस की कर रहे हो, कुछ भी हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको रट लेना, ध्यान रखिएगा। तो आइए इसी के साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सौर गांव लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लॉक कर दीजिए और इसको फटाफट कहीं ना कहीं उतार लीजिए। ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी गोवा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया है। वहीं इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सतारा जिले में इसका नाम है मान्य चिवाड़ी। ध्यान रखिए, क्या है? मान्य चिवाड़ी गांव का नाम, मान्य चिवाड़ी गांव, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एकनाथ शिंदे ने अभी इसको देश का, राज्य का पहला सौर गांव है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। जैसे कि आपको पता है ना, गुजरात में हमारा, आपको याद होगा, मंढेरा गांव है ना, तो वहां से कंफ्यूज मत होइएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सौर गांव लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लीजिएगा, ध्यान के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपका ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी गोवा? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिए, सी, महाराष्ट्र सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया है। कौन से जिले में? सतारा जिले में। गांव का नाम है मन चिवाड़ी। ध्यान रखिए, गांव का नाम है मन चिवाड़ी, ये आपको ध्यान रखा। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए, हाल ही फिलहाल में जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में फर्स्ट चीजें हुई हैं, उन सब को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFHD बंकर लॉन्च किया। कहां पे? मुंबई में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि, केरल में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी, कौन सी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव। अब देखिए, कंफ्यूज मत होना, ये 24x7 मतलब 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से गांव चलता है, उसका नाम है मुडेरा गांव। कहां पर है? गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची है। कौन सी? सांची, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? कोझिकोड, केरला में, ये ध्यान रखिए। किसने बनाया अभी इसको? तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने अभी भारत का पहला साहित्य का शहर किसको किया है? कोझिकोड। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का उदयपुर, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFHSD बंकर कहां लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल ब्लेंड, ठीक है, बंकर। तो कहां लॉन्च किया है? बी, मुंबई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुंबई में। कहां? तो मुंबई में बीपीसीएल में जो मुंबई बंदरगाह है ना, मुंबई पोर्ट, आपका मुंबई पोर्ट, ये ध्यान रखिए, वहां पे भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, जैव ईंधन किसको कहते हैं? तो पिछले 10 वर्षों के भीतर काटे गए जीवित जीवों से प्राप्त सामग्री से बने ईंधन को जैव ईंधन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नवीनीकरण इनको माना जाता है। नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती, बार बार रिन्यू होती रहती है, ठीक है। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि इनके जलने पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा होता, ठीक है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू किया है? इसका सही उत्तर है बी, क्रोएशिया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैप में इसकी लोकेशन एक बार देख लिया, क्रोएशिया, इसकी जो कैपिटल है वो है ज़ेग्रेब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू किया है, तो 2025 से यह लागू हो जाएगी। अच्छा, क्रोएशिया ने 2008 में ना अनिवार्य सेवा को निलंबित कर दिया था, जहां 60 से अधिक देश अभी हाल ही में अनिवार्य सैन्य सेवा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में कोशिश तो करी गई थी अग्निवीर माध्यम से, लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है, ऑप्शनल बना दिया गया। अच्छा, क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलानोविक और पीएम है एंड्रेस प्लेनकोविक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है? ए चाइना, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी जापान? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी जापान। ठीक है, तो वहीं जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, करेंसी यहाँ की येन और प्राइम मिनिस्टर क्या है? फुमियो किशिदा। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने जापान में भी हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में जितने भी देखे वहां आप रिवाइज करेंगे। तो शक्तिशाली चक्रवात का नाम एम्फिल है जापान में। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव अभी संपन्न हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता भी हाल ही में साइन हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है, अभी आपको पता है, यहाँ पे बहुत ही डेंजरस है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप भी मिला है। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नति होलोग्राम युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अभी हाल ही में अनावरण किया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा, जापान ने ना दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? लिग्नोसैट। ठीक है, लिग्नोसैट, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर भारत के किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीएचयू। अच्छा, बीएचयू के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1916 में। कई बार प्रश्न आ चुका है एसएससी में, ये आप डाल के देख लीजिएगा गूगल पे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले ये देख लेते हैं कि हाल ही फिलहाल में नेपाल के साथ हमने क्या क्या समझौते किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास नेपाल के साथ किया और सूर्य किरण भी हम नेपाल के साथ करते हैं। नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत का 10,000 ठीक है मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। ठीक है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश बना है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया अभी हाल ही में। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? नेपाल, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैजा फैलने की घोषणा की है? चाहिए, आइए देखते हैं। ए नाइजीरिया, बी कांगो, सी इथियोपिया या डी सूडान? तो इसका सही उत्तर है कि डी सूडान ने भी हाल ही में हैजा फैलने का आउटब्रेक का एक डिक्लेयर किया है कि हमारे देश में बहुत विस्फोट रूप से हैजा फैल रहा है। तो इसका प्रकोप अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष के कारण हुआ था। ठीक है, वहीं मलेरिया और खसरा जैसी महामारी रोगों का प्रसार हो रहा है। हाल ही में WHO ने हैजा के कारण 316 मौतों की सूचना दी है। बहुत ही ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के साथ WHO की बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहां? स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी इसकी 1948 में और इसके महानिदेशक है टेड्रोस अदनोस घेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन है? तो बात हो रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या हो रही है? पैरा ओलंपिक्स। पैरा मतलब ये जो लोग शारीरिक रूप से चैलेंज होते हैं ना, कोई परेशानी होती है, उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होता है। इस साल फ्रांस में पेरिस में हो रहा है, आपको पता है ना, अभी हाल ही में समाप्त हुआ है ओलंपिक्स। अब पैरा ओलंपिक्स हो रहा है, जो लोग जैसे कि ना थोड़े अपंग हैं उनके लिए ये स्पेशल कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी भाग्यश्री। ठीक है, इनको भी अभी हाल ही में बनाया गया है। इनका नाम है दीपक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री को अभी ध्वजवाहक बनाया गया है। इसके साथ ओलंपिक्स में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
भारत ने ओलंपिक 2024 की हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुशाल ने पुरुष की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। पिछले सप्ताह में पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक एक ही ने जीता है, नाम है मनु भाकर, वो भी किसमें, पिस्तौल में। ठीक है। बिल्किश मीर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी से नियुक्त होने पहली भारतीय है, ध्यान रखिएगा। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के टॉर्च बेरर के रूप में चुना गया है। वहीं ध्यान रखिएगा पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन है, पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक में पुरुष ध्वजवाहक कौन है, शरद कमल। थॉमस बाक को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक 2024 का अध्यक्ष बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कट क्या है, ओलंपिक ब्रिज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी भारत बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है। तो भैया इसको जीता है, बिलियर्ड्स की जब भी बात आए ना तो पंकज आडवाणी लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया मुद्रा घोटाला किस राज्य से जुड़ा है। भैया कर्नाटक से जुड़ा है। और किससे है, मुद्रा घोटाला लैंड से है। ठीक है, लैंड, ये ध्यान रखिएगा, लैंड स्कैम है ये। ठीक है, इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो 1904 में स्थापित मुद्रा मैसूर में शहरी नियोजन का प्रबंधन है। भूमि अधिग्रहण के कारण जांच का विषय बना हुआ भी। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, सिद्धरामैया, कांग्रेस के। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान हाल ही में खबरों में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन RISE तत्रक कार्यक्रम से जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर है बी, अटल इनोवेशन मिशन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन और CSR और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ने मिलकर भी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कौन कौन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। तो ध्यान रखिएगा भारत। और पहला कौन है, चाइना, रैंक 1 चाइना की है, भारत की रैंक 2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि भारत किन किन चीजों में नंबर 1 है, किन चीजों में नंबर 2। तो यह दुनिया में फल और सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कितने, दूसरे पे। किसकी बात हो रही है, भारत की। ठीक है, भारत। चीन के बाद भारत चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों, फल और कपास में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूध, दाल और जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे बड़ा। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि है, ये ध्यान रखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कृषि भूमि। भारत दुनिया में उर्वरक का तीसरा, ध्यान रखिए, उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। किसका, थोरियम का। $3.9 ट्रिलियन के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। अभ्रक, ये ध्यान रखिए, अभ्रक के उत्पादन भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय और किस संगठन के बीच डोनर समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। तो WHO के साथ किया है। कितना, WHO के साथ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो भारत और WHO में जामनगर, कहां पर, गुजरात में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का समर्थन करने के लिए एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें भारत ने 10 वर्षों में 85 मिलियन का दान देना बोला है। वहीं GTMC का उद्देश्य साक्ष्य आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के लिए एक केंद्र बनाना है। वहीं WHO की बात कर लेते हैं तो 1948 में की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बार बार आपको बता रहा हूं, याद कर लीजिए। महानिदेशक है टेड्रोस अदनोस गेब्रियस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन कितना कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा 5 लाख। अब किसी को आप UPI से 5 लाख रुपए दे सकते हो। ठीक है, दे सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आइए अगला प्रश्न, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं UPI से रिलेटेड। तो इस कदम का उद्देश्य क्या है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो बड़े लेन देन की सुविधा प्रदान करनी है, साथ में करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और डिजिटल भुगतान अपनाने की प्रोत्साहित करने के लिए नकदी पर निर्भरता को कम करना है। UPI की बात करें तो राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा इसको विकसित किया गया था। रिजर्व बैंक द्वारा इसको विनियमित है, मतलब इसको जो गाइडलाइंस इश्यू करता है वो RBI करता है। यह रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, मतलब अभी आपने पैसा भेजा ना, तुरंत दूसरे के पैसे में क्रेडिट हो जाता है। इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट तैयार किया। उपभोक्ता आधार UPI अभी कितने लोग यूज कर रहे हैं, 424 मिलियन लोग अभी भारत में।
जुलाई 2021 में भूटान पहला देश बना था जिसने यूपीआई को अपनाया था। वहीं कुल 12 देश अभी यूपीआई को अपनाया है। हाल ही में यूके और मॉरिशस ने इसे अपनाया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी और बिहार में नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना के लिए आवंटित कुल स्वीकृति राशि क्या है? मुझे पता खास कर लोग 1000 करोड़ करेंगे, नहीं, इसका है 850 करोड़, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इस परियोजना से प्रतिदिन 145 मेगा लीटर की एमएलडी सीवेज, जो भी गंदा पानी होता है ना, ध्यान रखिएगा, जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को साफ किया जाएगा। ठीक है, तो सीवर नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए, ताकि पानी सीधा नदी में ना जाए। ठीक है, नदी में ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण कम करना, संरक्षण करना और कायाकल्प को दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। ये ध्यान रखिएगा। यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये आपको पता है ना, तो द्वारा लागू किया जा रहा है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में पर्वत प्रहार अभ्यास कहां आयोजित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर है बी, लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में। यह हमारे कुछ घरेलू सैन्य अभ्यास है, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे गांडी विजय सेना द्वारा किया जाता है, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, विजय प्रहार सेना द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले एक बारी आप लद्दाख की लोकेशन देख लीजिए। ये आपका लेह, ये आपका लद्दाख। ठीक है, कई बार पूछ लिया था कि सल्टारो रिज कहां पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, ये आपको ये देखो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके यहां पर आपका सल्टारो रिज। ठीक है, ये आपका के पास पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपका अक्साई चीन, कई बार पूछा है। अक्साई चीन क्या है? जब चाइना और हमारे भारत में लड़ाई हुई थी ना 1962 में, तो इन्होंने इसको हमसे छीन लिया था। ये सक्सकम वैली पूछ लेती कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, सक्सकम वैली जब पूछा जाए क्या इंडिया का पार्ट है, ऑब्वियसली सब इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी ये जो पार्ट है ना, ये वाला आप ये देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान का इस पे कब्जा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बाल्टिस्तान वाला, ये गिलगिट वाला एरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पूरी अच्छी तरह। उसके साथ कारगिल पूछ लिया है। एलओसी, ये देखिए, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, एलएसी कहां पर है? तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट, इसे बोलते हैं एलएसी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ में आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी मेले हुए हैं या फेस्टिवल्स, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, नाडर हब्बा दशहरा मेला बोलते हैं इसे कर्नाटक में, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में, नुखाई त्योहार उड़ीसा में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल आता है। यहाँ की हॉर्नबिल क्या है? स्टेट बर्ड है। ठीक है, स्टेट बर्ड भी है यहाँ की, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, हरेला त्योहार आपको पता है उत्तराखंड में आता है, ऋतियों का स्वागत का त्योहार है। बंगम वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सरस मेला, पहला मिंथन स्नो फेस्टिवल, ये सब यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, नवरोज वन वर्ष का संबंध पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में। वहीं बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आ चुका है एसएससी में। ठीक है, वहीं भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव कहां? गोवा, ध्यान, लुफा फोन में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संस्थान हाल ही में खबरों में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप इंस्पेक्शन RIS तुरंत कार्यक्रम से जुड़ा है? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कैप्स हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिए भैया, गुजरात। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? तो यहां की कैपिटल आप बताएंगे, आपको पता है, गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसके पॉइंट्स की बात करें तो गुजरात में काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसे कैप्स 4 कहते हैं, में भारत के दूसरा
700 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर 21 अगस्त 2024 को पूर्ण क्षमता से संचालित कर रहा है। पूर्ण क्षमता का मतलब जब 90% से ऊपर अपने काम करे तो उसको कहते हैं पूर्ण क्षमता। वहीं कैप्स डिजाइन का भारत ने 2031 और 32 तक 14 और रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। अच्छा, एनपीसीआई भारत में भी ना 24 रिएक्टरों का संचालन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 और विनिर्माण है भी। ठीक है, वहीं 2031-32 तक ना इसकी क्षमता को 22,480 मेगावाट तक पहुंचाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं आपके भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पर एक बारी आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको देख लीजिए। इन ऑपरेशन ग्रीन में है और अंडर कंस्ट्रक्शन आपके पिंक में है। तो रावत भाटा कहां पर है? राजस्थान। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तातरपुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटका, कुंदाकुलम तमिलनाडु। देखो, कुल्लम तमिलनाडु, ठीक है, कैगा कर्नाटका। ये आपको ध्यान है। केरल में कोई भी नहीं है, कई बार ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पूछा जाएगा तो ध्यान रखें, आप काट दीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना में काट दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। कलपक्कम तमिलनाडु में दो है, कलपक्कम और कुंदाकुलम। ठीक है, काकरपार कहां पर है? काकरपार आपका अगेन आ जाओ गुजरात में। ठीक है, कहां पे? गुजरात में। उत्तर प्रदेश में एक है जिसका नाम है नरोरा। ठीक है, कहां? नोएडा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई परमाणु घड़ियों में आमतौर पर किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो भैया सबको पता है, सीजियम, इसे केसियम भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात है तो अंतरराष्ट्रीय समूह ने चंद्रमा पर अपने द्वितीय गुरुत्वाकर्षण के कारण समय विसंगतियों को संबोधित करने के लिए चंद्र समय पर मानक का प्रस्ताव दिया। अर्थात कहना क्या चाहते हैं कि आप देखो कि डिफरेंट टाइम्स यूज करते हैं सब कोई, जब चंद्रमा पर जाते हैं उन सभी का एक समय हो जाए। क्या हो जाए? एक समय हो जाए। एक समय के लिए, ठीक है, एक समय के लिए यह क्या है, क्या बनाई गई है? तो एक समय के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह ने यह बोला है कि चंद्रमा पर ना अभी इसके क्या लगा है? एटॉमिक वॉच लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो वहीं परमाणु घड़ियां ना जीपीएस, दूरसंचार और अनुसंधान में सटीकता के लिए जानी जाती है, अपनी गुणवत्ता के लिए। ये घड़ियां केसियम 133 जैसे परमाणु स्थिर गुंजयमान आवृत्तियों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। दुनिया की सबसे पहली जो परमाणु घड़ी है वो कहां विकसित की गई थी? तो लुई एसन और जैक पेरी ने 1955 में पश्चिम लंदन में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में दुनिया की पहली केसियम घड़ी बनाई थी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 26वें सीएड क्रिकेट अवार्ड्स 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा। ठीक है, वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिए 2023 और 24 में सीएड क्रिकेट पुरस्कार के विजेताओं की पूरी सूची है यहाँ पे। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को दिया गया है। वर्ष का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रोहित शर्मा को। टेस्ट मैच में प्रदर्शन पुरुष वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज यह है रविचंद्रन अश्विन। वनडे पुरुष में प्रदर्शन करने वाले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शामी। वहीं टी20 पुरुष में प्रदर्शन करने वाले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज फिल सॉल्ट जो कि इंग्लैंड के हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के हैं। घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर साई किशोर। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज महिलाओं की बात है स्मृति मंदना। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज दीप्ति शर्मा। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां पर तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्सॉन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेसोकॉम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म एक बार आप देख लीजिएगा। चेहरे से तो आप पहचान नहीं पाएंगे, मुझे श्योर हूं। तो एक बार नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, ये कैसी एक इंडियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, जिसको 1988 में बनाया गया था। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए राजेश नंबियार, बी गोविंद मोहन, सी विनय क्वात्रा या डी जयशाह। इसका सही उत्तर है कि ए राजेश नंबियार इनका नाम है। इनको भी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। वहीं विनय क्वात्रा आपको पता है ये राजदूत हैं। ठीक है, जयशाह ये आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई उन सबको देख लेते हैं।
जैसे शिव बालिया को एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया सीएफओ नियुक्त किया है। अशोक कुमार ने ईएसआई के महानिदेशक का पदभार संभाला है। रियो हंगल धर को 8वें फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। राजकुमार चौधरी को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। सुमित वाली यस को बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल किया गया है। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय सचिव अभी नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अमेज़न वनीकरण को निधि देने के लिए दुनिया का पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर इंग्लिश में देखोगे बहुत अच्छा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड, ठीक है, किस लिए? ताकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी, यूनेप है, यूनेस्को। इसका सही उत्तर है ए, वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक अपने दिमाग में टांग लीजिए इसको। विश्व बैंक ने अमेज़न पुनर्वृत्तीकरण का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड, मतलब कार्बन रिमूवल बॉन्ड। तो बॉन्ड की कीमत कितनी है? 225 मिलियन डॉलर। इसको लोग खरीदेंगे और जो खरीद के ना, जब आप खरीदोगे इस बॉन्ड को, जब आप खरीदोगे तो ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो ऋण और अनुदान प्रदान करती है। विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी और आईडीए को मिला के विश्व बैंक बना है। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। गठन इसका होता है 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला प्रश्न है कि लुसान डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो भैया सिल्वर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं ओलंपिक्स में इन्होंने कौन सा जीता था? ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता था? सिल्वर, ये भी आपको पता हो। गोल्ड किसने जीता था? गोल्ड किसने जीता था ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स में नदीम जावेद, ठीक है, किसने? नदीम जावेद। कहां के हैं? पाकिस्तान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ एक बारी भाई ये देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में ये जो आपका लुजियान है वो कहाँ है, ठीक है, ये है आपका लुजियान। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ हम डेज रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को आपको पता है अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाते हैं, 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 1942, आपको पता है ना, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। वहीं हम 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं, 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाते हैं, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 14 अगस्त को विभाजन विविधता स्मृति दिवस डे, 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक डे, 17 अगस्त को इंडोनेशिया, लेबनान, अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में, 23 अगस्त को इसरो दिवस, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति प्राप्त की है? तो भैया इसका सी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना, कहां पर है ये? दिल्ली। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखें कि तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रशंसा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया था। आइए इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दिल्ली हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एसीआई द्वारा एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन एसीए कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्तर 5 प्रमाण अर्जित किया है। वहीं अपनी मजबूत प्रतिबद्धता और कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने में इसकी सफलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से यह लक्ष्य 2030 के लक्ष्य से 6 साल पहले हासिल किया गया। सिंगापुर की चवांगी हवाई अड्डा दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में ये क्या है? रेल मंत्री भी है, ठीक है, रेल मिनिस्टर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अभी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएम जनमान मिशन किसके लिए शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसको, वल्नरेबल पीबीटीज के लिए। कितने?
पीवीटीज जो है कितनी है टोटल 75, ये ध्यान रखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा पीवीटीज बहुल आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं की ना 100% स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री जुएल ओराम। भारत में कुल 75 पीवीटीज है, ये ध्यान रखें 75 पीवीटी ग्रुप्स हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने पहला जिसे कहते हैं पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है, जैसे ही मतलब 2024 से इसको स्टार्ट किया है देना ये पुरस्कार पहली बार। और इसको किसको दिया गया है? तो इसको दिया है गोविंद राजन पद्मनाभ को, ठीक है। तो कहते हैं इनिशियली इट हैज बीन गिवन, पहली बार जैसे इसका स्टार्ट हुआ है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसी के साथ देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अवार्ड दिए गए हैं। तो गुलेप्पा हिलिक्री अवार्ड 2024 सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। सैन जेंटर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को दिया गया है। शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार करते हैं श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है। KISS मानवाधिकार पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया है। 2023 का बिल गेट्स को दिया गया था। वही गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं आलोक शुक्ला को दिया छत्तीसगढ़ के। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 का कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एबी विंटरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 एर्नी जर्पन बैंक को दिया गया है। कैरोस उनकी बुकलेट, ट्रांसलेटर है माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है। GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 केंद्रीय जल आयोग को दिया गया है। 2024 का पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रेटा गेर्विक को दिया गया है। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। विश्व प्रेस फोटो दिवस मोहम्मद सलीम को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार पावलरबी सुब्बाराय को दिया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार आपको बता ही दिया है मैंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। कितने? हिमाचल प्रदेश ने। वहीं इसके एक बारी हिमाचल प्रदेश में जितने भी दर्रे हैं उनको देख लिए, प्रश्न आ जाता है कई बार। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश है, ये राज्य जो मैं भी कर रहा हूं। इसकी कैपिटल क्या है? शिमला, ठीक है, शिमला इसकी कैपिटल है, ठीक है। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि बारालाचाला पास, देवसा पास और रोहतांग पास और शिवकिला पास ये यहाँ के इंपॉर्टेंट पासेस है, ठीक है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का राज्य भर में 15,181 स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के पोषण में सुधार करना है, जो उनके पौष्टिक आहार को उसको सुधार करें। इसके तहत बच्चों को सप्ताह में ना एक बार उबले अंडे या फल दिया जाए, कुछ लोग वेजिटेरियन भी है। इसके अतिरिक्त पोषण मिलेगा जो मध्यवाहन भोजन का पूरक होगा और वर्तमान में लगभग 5,34,00,000 बच्चों को लाभांतरित मिलेगा। अच्छा, पोषण पर ध्यान देने के साथ साथ मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी घोषणा की है लगभग 17,510 प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को टैबलेट भी दिए जाएंगे, पढ़ाने वाला खाने वाला नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के हैं, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरता पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन। इसमें कितने देश हैं? 27, है ना, आपको पता ही होगा। 27 देशों का समूह है, 1993 में बना था। इन देशों में 19 यूरो का उपयोग करते हैं और 8 यूरोपीय संघ सदस्य बुल्गारिया ये सब यूरो का उपयोग नहीं करते। राजधानी ब्रुसेल्स है, ध्यान रखिए। ये है आपका यूरोपियन यूनियन के जितने हैं उनके मैप, उनकी सारी कंट्रीज हैं, 27 के 27 देश हैं, 27 कंट्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने किस राज्य में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग की शुरुआत हुई है? तो अभी बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये ध्यान रखिए खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्व क्षेत्र पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना से शुरू हुई थी। प्रतिभागी 12 राज्यों में 500 महिला खिलाड़ी हैं, 5 स्पर्धाओं में अपना योगदान देंगे। अवधि इसकी 3 दिन से चलेगी, 24 अगस्त से तक चलेगी, ध्यान रखिएगा। आज खत्म हो गए, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पर होगी। बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बायसा पहली बार लीग की मेजबानी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। अगला प्रश्न है सिंसिनाटी ओपन
टाइटल 2024 किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, किसमें? मेल कैटेगरी में। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में आपका आरियाना सबलांका। ठीक है, फीमेल। इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट अभी ओपन जो हुए उनको हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया था किस कोर्ट पे खेला जाता है, कहीं दे दिया कि क्या इसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, नहीं, ध्यान रखिएगा, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पुरुष में किसने जीता था? जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, और हराया किसको था? डेनियल मेडवेडेव, रूस को। महिला में आरियाना सबलांका बेलारूस की हैं, हराया किसको था? चीन को। ठीक है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। ठीक है, क्ले कोर्ट पे होता है। और इसमें मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्काजार जीते थे, स्पेन के हैं। एलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी को उनको हराया था। और वुमेन में इगा स्विएतेक जो कि पोलैंड की हैं, उन्होंने कैरोलिना मुचाव को हराया था, चेक गणराज्य की हैं। विंबलटन प्राकृतिक घास पर खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेल में कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के, उन्होंने जीता था। और वुमेन में मार्कोटा वंडरसो जो कि चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने हराया था चमेली पोलिनी को। ठीक है, अभी यूएस ओपन नहीं हुआ है 2024 का, ये ध्यान रखिएगा, जब होगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय विमानपत्तन, मतलब बात हो रही है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड इंटरिम चेयरमैन की बात हो रही है, किसके? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी एम सुरेश को इस पे नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्ति, तो सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को संतत सुरक्षा का प्रमुख, एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष, इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल, रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ, अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड, नवाब सलाम को आईसीजी का नया अध्यक्ष, सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बीएन गंगाधर, मनोला मार्कोज, ठीक है, भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, चार्जेस एलहरी एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं उर्सुला वान डेर लेन को 2024-29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा। विनय मोहन क्वात्रो को अमेरिका में राजदूत बनाया गया है। यूरोपीय संसद की अध्यक्षता फिर से रॉबर्ट मटुसा को बनी है। महारेरा के अध्यक्ष बने हैं मनोज सैनी, ठीक है, महारेरा। ठीक है, वहीं सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अभी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं सोहन नकवी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिए, सी, भारत में भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इसका उद्घाटन किया है। वहीं मंच की मेजबानी क्या है कि फार्माकोपेय आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विदेश मंत्रालय के समर्थन से की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, भारत की दुनिया में ना, भारत का एक रूप है क्या कि फार्मेसी का, जिसे कहते हैं फादर के नाम से जाना जाता है, अपनी जेनरिक दवाइयों के कारण, जिसमें मलेरिया, एचआईवी एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों का इलाज होता है। इस कार्यक्रम में इंडियन फार्माक्यो ऑनलाइन पोर्टल्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम को शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीपीआईटी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस इंटरनल और इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, ये आपको ध्यान रखना है। ए अमरदीप सिंह, तो इसका सही उत्तर है ए अमरदीप सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। वहीं यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना है। वहीं किसके द्वारा किया गया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए। सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं है। शैक्षिक योग्यता 10 लाख को अगर आपको चाहिए ना, तो 8वीं पास होना चाहिए बस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नदी की सफाई के लिए एसएलआरसीआर परियोजना शुरू की है? तो भी डेनमार्क के साथ। अच्छा, डेनमार्क के वहीं अगर बात करें तो डेनमार्क के पीएम कौन है? आंद्रेस फाग रगनेसन, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका डेनमार्क की लोकेशन है। तो डेनमार्क ये रहा, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, क्या आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, पूछ लिया था कई बार। मैप को बड़ी ध्यान से देख लीजिए, बड़ा ही सुंदर मैप है, अच्छा लग रहा है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस उत्पादक पर विंडफॉल टैक्स कम किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी हाल ही में ना, जो आपका उर्वरक होता है ना,
उस पर कम किया है। तो ठीक है, सबसे ध्यान रखेगा बी, क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल पे। तो विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा विशिष्ट उत्पाद पर लगाया जाता है। उच्च टैक्स है जो अत्य प्रतीक्षित और औसत से अधिक लाभ का अनुभव कराते हैं। भारत ने पेट्रोलियम कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 2100 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा ने 2024-25 के लिए कितनी नई संसदीय समितियों का गठन किया है? इसका सही उत्तर है 6। कौन कौन सी हैं? तो उनको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो 15 और 7, 15 के इसमें लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और 22 टोटल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सार्वजनिक उपक्रमों समिति, यहाँ पर फिर से लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यहाँ टोटल, ठीक है। और अनुमान समिति में इसमें टोटल लोकसभा के तो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों कल्याण समिति के लिए तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10, और यहाँ टोटल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण समिति, ये स्पीकर डिसाइड करता है कितने मेंबर होंगे, ठीक है। लाभ के पद पर संयुक्त समिति 15 आपका जो होता है ना लोकसभा से, और जो आपका 5 होता है वो राज्यसभा से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश से इस्पात स्टील आयात में एंटी डंपिंग जांच शुरू की? अच्छा, एंटी डंपिंग क्या होती है? जब आप सपोज करो कि आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, वो आपने प्रोडक्ट तैयार करके आप दूसरे देश में, सेकंड कंट्री में, किसी और देश में, ठीक है, देश में कम दाम पे बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? कम दाम पे बेच रहे हो, ठीक है, कम दाम पे। अब उस देश में जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे क्या कर रहे हो? आप डंप कर रहे हो। अब वहां का चीज कोई खरीदेगा? आप कम दाम पे बेच रहे हो तो वहां का आप खरीदेगा ना, वहां के देश का नहीं खरीदेगा, उसे डंपिंग कहते हैं। वियतनाम, ठीक है, वियतनाम नाम के पीएम का कहना है फार्म मिन चीन, ये ध्यान रखिएगा। तो एंटी डंपिंग में घरेलू सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं पर लगाया गया एक टैरिफ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कि पी हरीश को, ठीक है, ये है पी हरीश। टीवी स्वामीनाथन को अभी हाल ही में नया कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी रखिएगा, ठीक है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही फिलहाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधित्व बनाया गया है। नए कैबिनेट सचिव बने हैं टीवी स्वामीनाथन। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया पी हरीश को। यूपीएससी की नई चेयरमैन है प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं कपिल साई। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का अध्यक्ष बने हैं बाब राय। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज आईसीआर और सीएमएफआर की अभी अध्यक्ष चुनी गई हैं। जेनेट यांग को दोबारा एएमपीएस का, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया है। शुभांशु शुक्ला को आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी लॉन्च किया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसे कहते हैं ना आप, ईडी, तो राहुल नवीन को बनाया गया है। ध्यान रखिए, किसको? राहुल नवीन को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस संगठन के साथ भीष्म क्रिएटिव ट्रामा केयर का पहला सटीक पैरा ड्रॉप आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ना इसको इंडियन आर्मी के साथ, किसके? भारतीय सेना के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने 15,000 फीट के करीब ऊंचाई आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपना पहला सटीक पैरा ऑपरेशन लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भीष्म की एक बारी देख लीजिएगा, इसका नाम है भीष्म, की फुल फॉर्म है आपका भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छठी भारत ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां हुई? ए कोलकाता, बी कैनबरा, सी सिडनी या डी दिल्ली? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी दिल्ली में भी हाल ही में यह वार्ता हुई है। अच्छा, ये आतंकवाद पर थी पूरी तरह, ध्यान रखिएगा। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। और मुद्रा है कि ऑस्ट्रेलिया डालो। प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज, ठीक है। वहीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहां हुआ था? नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहां हुआ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नौवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हुआ था गुवाहाटी, असम में। वहीं
और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ था। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया में हुआ था। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, 46वां, अभी हाल ही में किया था। ठीक है, कहां पे? दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना, दिल्ली। वहीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ कहां पे? गांधीनगर, गुजरात। 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद, हरियाणा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, नासिक कहां पर है? आप मुझे बताओ। महाराष्ट्र। पहला भारतीय स्ट्रीम वायलर एक्सपोस गुवाहाटी, असम। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली। एआई सुरक्षा पर पहला सम्मेलन, यूके। एआई पर दूसरा सम्मेलन, एसके सियोल, मतलब साउथ कोरिया। ठीक है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, यूएई मत्सर कंपनी ने आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राम नारायण की बात हो रही है। ए मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, या अंतरिक्ष मिशन के लिए, या एआई टेक्नोलॉजी, या जर्नलिस्ट। ध्यान रखिएगा, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए अपने फेमस थे। ठीक है, डॉक्टर राम नारायण। इनको अग्नि मिसाइल जो कहते हैं ना, पिता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। डॉक्टर अग्रवाल के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं ना, वो अग्नि 5 और अग्नि परमाणु सक्षम मध्यस्थ दूरी जिसकी बैलिस्टिक मिसाइल है 5000 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए। वहीं अभी हाल ही फिलहाल में जितनी भी ओबिचुरीज हुई ना, ओबिचुरीज हुई हैं 2024 की, वो सब यहाँ रिवाइज कर लो। जैसे सुशील मोदी बिहार के पूर्व, इनका निधन हुआ था। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे, इनका निधन हुआ। वहीं पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी द मैन एंड द आयरन लंग के नाम से जानते हैं, इनका निधन हुआ था। गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी गायकवाड़ का निधन हो गया। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भनिरोधक गोली सहेली की डॉक्टर आर नित्या का अभी निधन हुआ है। वहीं यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की थी, तमिलनाडु की, वहां पे इनका निधन हो गया। अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेटर, इनका निधन हो गया। पंडित राजीव तनराज सरोद वादक थे, इनका भी निधन हो गया। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री, इनका निधन हो गया। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, इनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे, इनका निधन हो गया। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति। उद्धव देव भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम। शोभना वनाडे गांधीवादी सामाजिक सुधार, इनका निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल का अग्निमैन ऑफ इंडिया कहते थे। और नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री, जिनकी बुक वन लाइफ इज नॉट इनफ। ध्यान रखिएगा, सारी ओबिचुरीज हैं 2024। अगला प्रश्न 9, स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, आनंद महिंद्रा। ध्यान रखिए, आनंद महिंद्रा को हाल ही में इस पे नियुक्त किया गया है। तो वही यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप पे है। यह 15 पाठ्यक्रम कराएगा। मुख्यमंत्री कौन है? अनुमूला रेवंत रेड्डी। गवर्नर है विष्णु देव वर्मा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना, ये आपको ध्यान रखिए, ये आपका तेलंगाना है। ठीक है, और क्या कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने SLV-D3 मिशन लॉन्च किया है? तो इसको अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, अभी इसरो। किसने? इसरो। ठीक है, तो इस मिशन का पृथ्वी निरीक्षण करने के लिए SLV छोटा ग्रह लॉन्च किया है इसरो ने। तो वही इस मिशन का उद्देश्य आपको बता ही दिया। इसरो ने 2 अन्य मिशन भी, जिसे PSLV-C58 और एक्सपोसैट, ये भी लॉन्च किया है। इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-17B तैनात की है? तो बात हो रही है इंडो पैसिफिक, तो यूएसए ने की है, अमेरिका ने, ये ध्यान रखिए। तो अमेरिका की नौसेना AIM-17B मिसाइल का उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यही है। ये आपका मैप है इंडो पैसिफिक का। ठीक है, यहाँ पे इसको इन्होंने लोकेट किया है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। पूरे वीक का करंट अफेयर्स आप सभी को यहाँ रट लेना चाहिए, हर एग्जाम में काम आएगा, ध्यान रखिएगा, खासकर कांस्टेबल का जो एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।